ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा हमारा प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके ओरिएंटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स को अच्छे से टारगेट कर सकें। तो इस प्रीलिम सीरीज में आज हम देखते हैं पॉलिटी को। तो पॉलिटी में हम देखेंगे सिटीजन एंड स्टेट रिलेशनशिप और उससे जुड़े हुए अभी तक जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं तो उनको हम देखेंगे और उनसे अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करेंगे और अपने कंसेप्ट्स को और जोरदार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके ऑप्शन है प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है। इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऐसे राइट्स जो इंसान को उसके पैदा होने के वर्च्यू से मिले हैं वो ह्यूमन राइट कहलाते हैं। तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था और इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ह्यूमंस को कुछ बेसिक राइट्स बताए गए हैं कि ये उनको एसेंशियली देना ही चाहिए। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये ह्यूमन राइट्स की बात कहाँ कहाँ कही गई है। तो जैसे प्रीएम्बल में हम जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी की बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो इंसान को मानव होने के आधार पर मिलते हैं। सो प्रीएम्बल ऑल्सो टॉक्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जो हमारे डीपीएसपीस हैं, दो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, तो जो हमारे डीपीएसपीस हैं वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिससे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 38 जो बात करता है प्रमोटिंग द वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38, 39 जो बात करता है इनइक्वलिटीज को कम करने की, फिर 39A जो फ्री लीगल एड की बात करता है जिससे हर इंडिविजुअल को जस्टिस मिले, फिर आर्टिकल 41 बात करता है ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे अनएम्प्लॉयड, सिक, डिसेबल्ड एंड ओल्ड एज पर्संस। फिर आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी, इट टॉक्स अबाउट लिविंग वेज की सिक्योरिंग अ लिविंग वेज टू इंडिविजुअल्स और पर्सन ऑफ और सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो ये कुछ डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, दे ऑल्सो टॉक्स अबाउट ह्यूमन राइट। जैसे जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है फॉर द चिल्ड्रंस की अबाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय पेरेंट्स और गार्डियंस, ये भी बात करता है ह्यूमन राइट्स की। सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी जो हमारे इंडिया में प्रैक्टिस होती आ रही है काफी समय से, इट इज अ एज ओल्ड प्रैक्टिस प्रेवलेंट ओनली इन इंडिया, जिसमें हम लोगों को उनके जन्म, उनकी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। सो जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल में है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और राइट टू इक्वलिटी। इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, फिर आर्टिकल 19 से 22 बात करते हैं फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम, फिर आर्टिकल 23 और 24 ये बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन आर्टिकल 25 to 28 टॉक अबाउट राइट टू रिलीजन, आपको धर्म के आधार पर जो अधिकार प्रोवाइडेड हैं, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मेंशन है।
पर आर्टिकल 29 और 30 टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ इस तरह डिवाइड किया गया है। तो अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 17 जो बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिटन। मतलब अनटचेबिलिटी को आप किसी भी फॉर्म में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो फॉरबिटन है। एंड द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी अ ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और आप अपने किसी भी कृत्य से किसी भी डिसेबिलिटीज लोगों पर इम्पोज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तो दिस आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी इन एवरी फॉर्म, और यही अकेला पार्ट 3 में आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट टर्म में है, मतलब इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और वैसे जो टर्म अनटचेबिलिटी है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया, ना तो पार्लियामेंट ने डिफाइन किया ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जुडिशियली ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया एज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस carried out in India where a disability is imposed on an individual by the virtue of taking birth in a particular community। और उसके रिलेटेड एक्ट्स भी पास किए गए हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आर्टिकल 35 के अंतर्गत अब अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 पास किया गया, जिसको अमेंड किया गया 1976 में, और उसको रीनेम किया गया एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। और कोर्ट ने बोला है कि जो प्रोटेक्शन है इस आर्टिकल 17 में, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, दिस प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। सो अनटचेबिलिटी की बात की गई है आर्टिकल 17 में। और इसके रिलेटेड केस भी थे, जैसे सबरीमाला केस, सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी अनटचेबिलिटी के रिलेटेड। तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत जो आर्टिकल 17 है ये बात करता है अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? मतलब इनमें से लिबर्टी की आप सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी मानते हैं? पहला बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, दूसरा अब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट, मतलब किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं होंगे। देन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, लोगों को अपॉर्चुनिटी आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये लिबर्टी की डेफिनेशन है। या फिर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये लिबर्टी की डेफिनेशन होगी। अपना आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो लिबर्टी सबसे आप क्या समझते हैं? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेवियर इन सोसाइटी। लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है लिबर्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ, मतलब आप लॉ के अंतर्गत जो लिमिटेशन है उसके अंतर्गत आप कुछ भी कर सकते हैं लिबर्टी के अंदर। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब आप लिबर्टी के थ्रू अपने आप को डेवलप करें जिससे आप अच्छे नागरिक बने देश के, और आप इंटर्न देश को आगे बढ़ाएं। सो ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे और ऑप्शन है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब किसी भी तरीके की प्रतिबंधिता नहीं होगी, तो वो नहीं होगा। लिबर्टी मतलब आप लॉ के अंतर्गत आप फ्री हैं, जो लॉ ने लिमिटेशन सेट कर रखी हैं। इसका ये मतलब नहीं आप कल जाके कोई क्राइम कर दो कि मैं तो अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहा हूँ, है ना। सो इट इज नॉट लाइक कि आप पे अपॉर्चुनिटी आप कुछ भी करें, बट आप ऐसा कुछ करें जिससे आप खुद भी डेवलप हो और अपने देश को भी डेवलप करें। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह बात करता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है बताइए, उसी पर क्वेश्चन है। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस राइट टू प्राइवेसी पे एप्लीकेबल होती है? पहला आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। दूसरा आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी
तीसरा आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3 में राइट टू लाइफ की बात की गई है। और फोर्थ आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट। आप अपना आंसर बताइए। सो जो आर्टिकल 21 है, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। मतलब स्टेट किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकती, बट एक्सेप्शन भी है कि जो प्रोसीजर अगर लॉ में दी गई है टू टेक द लाइफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन, तो ही आप पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को ले सकते हैं। इसके रिलेटेड एक काफी केस थे, बट एक केस था केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें बोला गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि आर्टिकल 21 है फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 में राइट टू प्राइवेसी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following are envisaged by the right against exploitation। right against exploitation कहाँ है? पिछले क्वेश्चन में जब हमने फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया था तो उसमें बताया गया था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। पहला ऑप्शन की राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। दूसरा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो जैसा आपने अभी पढ़ा कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में, तो ये तो गलत हो गया। इसके गलत होते ही आपको पता चल गया कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इससे रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। मतलब किसी भी तरीके की फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं इसके अगेंस्ट तो आपको पनिशमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। और दूसरा क्लॉज बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विसेज। मतलब जैसे आर्मी में कंपलसरी सर्विसेज होती हैं, जैसे वॉर के टाइम आर्मी की ज़रूरत है बट जो सिटीजन्स हैं वो मना कर दें रिक्रूटमेंट के लिए, तो उस समय स्टेट कंपलसरी सर्विस लोगों पर लगा सकती है कि आपको रिक्रूट होना ही होगा, बट इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रहते हैं। तो आर्टिकल 23 में ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन ये भी सही है, और जो फोर्थ ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी सही ऑप्शन है। क्योंकि जो आर्टिकल 24 है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, स्टेट्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की फैक्ट्री में या माइंस में या किसी भी तरीके के हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में रिक्रूट नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू वोट, हमारे मतदान का अधिकार, ये कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट? बताइए। तो राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेचुरल राइट भी नहीं है। नेचुरल राइट मतलब बर्थ के आधार पर जो नेचुरली आपको राइट्स मिले हैं। और लीगल राइट मतलब किसी लॉ के थ्रू आपको राइट टू वोट मिला है, ऐसा नहीं है। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 326 टॉक अबाउट द राइट टू वोट। सो ऑप्शन सी दैट इज राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 326 बोलता है कि द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, जो कि लोकसभा है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब आप अगर 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है या 18 साल की आपकी उम्र है तो आप वोट कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल वोट कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल है।
and every person who is citizen of India who is not less than 18 years of age and not disqualified under the constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practices shall be entitled to be registered as a voter at any election। मतलब ये कुछ एक्सेप्शन है, अगर वो एक्सेप्शन में आप नहीं आते हैं तो आप वोट कर सकते हैं। तो राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज, मतलब एक लॉ बनाया गया है या लेजिस्लेटिव प्रोसेस दी गई है टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो जैसा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये पार्ट 4A में है और द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसकी इंस्पिरेशन हमने सोशलिस्ट कंट्री जो यूएसएसआर थी, जो रशिया है फॉर्मर यूएसएसआर, उससे हमने इस फंडामेंटल ड्यूटीज की इंस्पिरेशन ली है कि मतलब आपकी भी, नागरिकों की भी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ दायित्व हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। कि वो सिटीजन है तो उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A में प्रोवाइडेड हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब अब आप इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती स्टेट ऐसा नहीं कि इन ड्यूटीज को इन्फोर्स कर दे थ्रू एनी लेजिस्लेटिव एक्शन, सो दे आर नॉन एनफोर्सेबल। और ये किसी भी लीगल ड्यूटीज से रिलेटेड नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल ड्यूटीज, सो नाइदर 1 नॉर 2, ये दोनों ऑप्शन इम्प्लाई नहीं होंगे रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के भी हम क्रिटिकली एनालाइज कर देते हैं कि पहला, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है खुद से एंड देयरफॉर आर कंसीडर्ड एज मियर पफ वर्ड बाय मैनी, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो इनको लोग सिर्फ उसको बोलते हैं कि पफ वर्ड हैं, दिए गए हैं बट इनका कोई काम नहीं है। कुछ तो एक्सट्रीमली वेग हैं और सब्जेक्टिव है, मतलब लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं और काफ़ी जगह लोगों ने अपने हिसाब से उन ड्यूटीज़ को इंटरप्रेट किया गया है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये प्रिसाइज भी नहीं है कि क्या बोलना चाह रही है, कि क्या क्या एक्सपेक्टेड कंडक्ट होगा सिटीजन से इस ड्यूटी के अंतर्गत। सो दीज ड्यूटी आर नॉट प्रिसाइज इन व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड कंडक्ट फ्रॉम द सिटीजन। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, मतलब स्टेट का क्लेम है सिटीजन्स के अगेंस्ट राइट। दूसरा ऑप्शन है कि राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रिविलेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट हैं। और तीसरा ऑप्शन है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एंड द फोर्थ ऑप्शन है राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन, मतलब कुछ सिटीजन्स की ही प्रिविलेजेस हैं अगेंस्ट द स्टेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट्स क्या है? राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। राइट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल और सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, तो ऑप्शन सी सही है। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू और आपने इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया हो। सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेक्चर सीरीज को भी जाकर देखिए। थैंक यू।